हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 7 में, तो उसमें कुछ और पार्ट बच गए हैं। जैसे कि और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो पढ़ना है। और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ना है, जैसे कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इरिथ्रोथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना। तो कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन, वो सब पहले पढ़ लेते हैं। फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, किसी कंपाउंड के कितने टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, उन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 आज कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रिजोल्यूशन और ऑप्टिकल एंड स्पेसिफिक रोटेशन में जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा बच गया है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, फिर इरिथ्रोथ्रियो, इनको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद से हम कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये नहीं कि जो ऑप्टिकल में हम पढ़ते थे ना, वो जो होता था डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, तो वो अलग पढ़ते थे। यहाँ पे ये कैपिटल डी स्मॉल डी है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग अलग है। ये जनरली हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो डी ग्लिसरल्डिहाइड। बेसिक यूनिट का मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन का, वो डी ग्लिसरल्डिहाइड होता है। ठीक है। और इसमें हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो सिर्फ कैरल, एक कैरल या दो कैरल हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि जो सबसे लोअर कार्बन होता है ना किसी भी कंपाउंड में, उसको हम सिर्फ देखते हैं। ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करना है। पहले जो भी फीचर प्रोजेक्शन दिया रहेगा, हम देखेंगे टॉप पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप पे है कि नहीं। ठीक है ना। जो भी टॉप पोजीशन होगा वो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है ना। और जो लोअर पोजीशन है उसमें कोई भी हो सकता है, बट टॉप पे हमेशा हायर को रखना है। जैसे अल्कोहल COH में से COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, टॉप पे है। यहाँ भी COH टॉप पे है। उसके बाद से सबसे लोवेस्ट हम कैरल कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे तो एक ही कैरल कार्बन है, तो यही लोवेस्ट है। लोवेस्ट मतलब कि सबसे नीचे लोअर पार्ट में। ठीक है। तो एक ही कैरल कार्बन है। अगर OH जो भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, अगर वो राइट साइड है तो D कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर OH लेफ्ट साइड है तो L कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है ना। एल। तो डीएल में क्या क्या देखना है, पहली प्रायोरिटी हमें कुछ यहाँ पे मैं नोट्स कर दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या देखना है। पहले जो भी टॉप प्रायोरिटी ग्रुप होगा, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप किस में होना चाहिए, हमेशा टॉप पे ऑक्यूपाई होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या देखना है कि लोअर कायरल कार्बन को हमें देखना है। ठीक है। लोअर कायरल कार्बन में अगर OH जो है, अगर लेफ़्ट साइड है, ठीक, अगर लेफ़्ट साइड है OH तो L कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर OH की पोजीशन राइट साइड है तो हम बोलेंगे D कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें दो एग्जांपल दे रखा है हमने, अगर इसको आप कर लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना। हमें करना क्या है, टॉप पोजीशन देखना है। पहले टॉप पोजीशन पे CH2 और अल्कोहल। हायर प्रायोरिटी किसको होती है, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड टॉप पे है। इसमें भी देखें तो COH और अल्कोहल है। यहाँ COH और अल्कोहल टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है, ये भी टॉप पे है। अब यहाँ पे लोअर कार्बन, ये भी कैरल कार्बन है, ये भी कैरल कार्बन, तो लोअर कैरल कार्बन को हमें देखना है। इसमें लोअर कैरल कार्बन ये वाला होगा। लोअर कैरल कार्बन पे OH की पोजीशन लेफ्ट साइड है ना, अगर ये लेफ़्ट साइड है तो ये L कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और अगर OH की पोजीशन सबसे लोवेस्ट, जैसे ये भी कैरल है, ये भी कैरल है, बट हमें देखना ये वाला है, इसमें भी ये वाला देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे OH की पोजीशन राइट साइड है, ठीक है, अगर राइट साइड है तो ये D कॉन्फ़िगरेशन होगा। बस हमें इतना देखना है। DL कॉन्फ़िगरेशन में बस इतना ही आता है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो जब भी DL कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो हमें फीचर प्रोजेक्शन में जो टॉप पोजीशन होगा उसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप पर रखेंगे। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पोजीशन पर नहीं है तो हम रोटेशन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। रोटेशन रूल मतलब कि जैसे हम एक एग्जांपल दे दें, जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे H है, तो हमें क्या करना है, CHO का अगर ऊपर लेके आना है तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है ना। और OH को यहाँ पे, फिर हम एक और रोटेशन यहाँ पे इवन रोटेशन करते हैं। ठीक है ना। एक यहाँ से रोटेशन करेंगे OH को और फिर H को यहाँ लेके जाएंगे। तो ऐसे हम रोटेशन कर सकते हैं। मतलब कैसे भी हमें CHO को क्या करना है, टॉप पोजीशन पे लेके जाना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इरिथ्रोथ्रियो
ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इरिथ्रोथ्रियो ये भी बहुत आसान है। इसमें हमें करना क्या है, बस हमें देखना है सेम ग्रुप, मतलब सब कुछ पोजीशन वही है, टॉप पे हमेशा टॉप जो टॉप पोजीशन होता है हायर प्रायोरिटी ग्रुप को रखना है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे जो भी कायरल कार्बन है उसमें जो जैसे OH ग्रुप होता है ना उसको देखना है। अगर OH ग्रुप अगर अपोजिट साइड है, ठीक है ना, अपोजिट साइड होगा तो 3O होगा, ठीक। और अगर OH ग्रुप सेम साइड आ गया, सेम साइड आएगा तो क्या होगा, इरिथ्रो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, टॉप पोजीशन पे हायर प्रायोरिटी, सेम वही DL वाला रूल है यहाँ पे भी, ठीक है ना। सेम टॉप पोजीशन पे क्या रखना है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है ना, या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कह सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप का मतलब जैसे पहले क्या होता है OH, इसका जो ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये हाईएस्ट जो ऑर्डर ये लिखा है मैंने, ये किस ऑर्डर में है, ये है ऑक्सीडाइज, मतलब इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइज के फॉर्म में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइज होता है COH, उससे कम CHO, उससे कम अल्कोहल। तो हमें बस हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को टॉप पे रखना है, बाकी सेम ग्रुप सेम साइड तो इरिथ्रो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो 3O, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक थे जो कि हमें डिस्कस करना था। अब हम ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जैसे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से एक टॉपिक आइसोमेरिज्म में रह जाएगा कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल 1 या 2 लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से हैलोजेन्स, हैलोरिन्स, ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक है इसका कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्फर्मेशनल। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले 2 कैटेगरी हम पढ़ते हैं। एक, जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, जो भी स्ट्रक्चर गिवन हो अगर अनसिमेट्रिकल हो उनके लिए फार्मूला अलग है, जो सिमेट्रिकल है उनके लिए फार्मूला अलग है। तो पहले हम पढ़ेंगे इफ़ मॉलिक्यूल इज़ अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला होता है 2 के पावर n, ठीक है। 2 के पावर n, यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वही n होगा, और n की वैल्यू पुट कर देंगे 2 के पावर n, तो वही हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेर दे देगा। और अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है ना तो इसमें मीज़ो नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स कि इस कंपाउंड में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल है तो उसमें मीज़ो कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए इसमें मीज़ो मैंने ऑलरेडी 0 लिख दिया है, ठीक है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो 2 के पावर n के बराबर होगा। मीन्स कि जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो टोटल किसके बराबर होगा, ऑप्टिकली सब के सब एक्टिव होंगे। और जो रेसमिक मिक्सचर होगा वो 2 के पावर n-1 होगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हमें इसमें याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, अगर इस एग्जांपल में हम टोटल कायरल कार्बन ढूंढें तो एक ये कायरल कार्बन होगा और एक ये होगा, ठीक। मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला जो भी है उसमें पुट कर देंगे। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर n। मीन्स कि 2 के पावर अगर 2 करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, जितने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होगा उतना ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मीन्स ये भी 2 के पावर n के बराबर होगा। 2 के पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4। और मीज़ो इसमें 0 होता है। अगर हम रेसमिक मिक्सचर निकालें तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, 2 के पावर n-1। यहाँ पे हम 2 के पावर n की वैल्यू 2 पुट करें -1 तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। मीन्स कि टोटल रेसमिक मिक्सचर इसमें 2 ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है उसमें, टोटल एक्टिव कंपाउंड कौन है ऑप्टिकल वाली, वो मीज़ो अनसिमेट्रिकल में 0 होगा, और रेसमिक मिक्सचर 2 के पावर n-1 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें इफ़ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाए उस केस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इससे पहले वाले में देखें तो सिमेट्रिकल क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर CH3 है और नीचे CH2 CH3 है, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर हम नीचे इस कंपाउंड में देखें, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे सिमेट्रिकल है, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3 है, ठीक है ना। और इसमें कायरल कार्बन देखें तो एक ये कायरल कार्बन है और एक ये, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसमें 2 कैटेगरी आती है। एक तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो कायरल कार्बन टोटल अगर इवन है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। अगर कायरल कार्बन n ऑड है उसके लिए अलग फार्मूला है। तो पहले इवन के लिए पढ़ते हैं। इवन अगर आएगा तो उसके लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला होता है ये 2 के पावर n,
ठीक है, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। जनरली हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर p माइनस 1, ठीक है। अब ये p क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, 2 के पावर p माइनस 1, कई बुक में ऐसे भी दिया रहता है। यहाँ पे जो p होता है ना, वो p होता है n बाई 2 माइनस 1। अब वही n बाई 2 के जगह पे हम p अगर पुट कर दें या डायरेक्ट n बाई 2, बात एक ही है, ठीक है। तो कई बुक में ऐसे भी ये फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में इस एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो टोटल इस एग्जांपल में n की वैल्यू 2 आया, तो n की वैल्यू 2 आया तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। n की वैल्यू 2 पुट करके फॉर्मूला टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना आ जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1 में जस्ट वैल्यू पुट करते रहें, 2 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 2 बाई 2 माइनस 1। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे यह आएगा 2 प्लस, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और 2 के पावर 0 के वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस 1, मीन्स कि टोटल कितना आ जाएगा 3। और इसमें जो पहला वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है पहला वाला, ये होता है ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। और जो 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1 वाला है वो मीज़ो है, मीन्स कि ये वाला पार्ट हमें मीज़ो देगा और ये वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देगा। तो अगर हम बोलें इसमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने पार्ट हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2 है। और अगर हम बोलें यहाँ पे मीज़ो टोटल कितने हैं, तो मीज़ो जो ये वाला पार्ट ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो मीज़ो इसमें 1 है, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर अगर हम देखें तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल एक्टिव, ये वाला टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी अपॉन 2। ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, 2/2 मीन्स 1, तो इसमें टोटल रेसमिक मिक्सचर 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला जब मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल हो जाए और उसमें जो n की वैल्यू कायरल कार्बन के नंबर की वैल्यू कितनी हो जाए, इवन हो जाए तब, ठीक। अगर कायरल कार्बन की वैल्यू ऑड हो जाए तो फिर उसके लिए और थोड़ा इजी फॉर्मूला हो जाता है। अगर कायरल कार्बन जो है ऑड हो जाए तो जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला है वो हो जाएगा कितना, 2 के पावर n माइनस 1, और मीज़ो कंपाउंड कितना हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा वो टोटल आइसोमर में से मीज़ो को माइनस कर देंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है और इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 3, ठीक। n की वैल्यू 3 है तो फॉर्मूला में जस्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 के पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 मीन्स 4। तो इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना आएगा, 4, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम मीज़ो देखें तो मीज़ो वाले में भी जस्ट फार्मूला पुट कर देंगे, मीज़ो में फार्मूला पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 मीन्स 2 के पावर 3 माइनस 1 बाई 2, और 3 माइनस 1 2, 2/2 2 के पावर 1 आएगा, मीन्स टोटल मीज़ो इसमें कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे किसको, मीज़ो को, तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक। और अगर हम रेसमिक मिक्सचर की बात करें, रेसमिक मिक्सचर इसमें जस्ट वही फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी बाई 2। ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी होगी, 2 है, और टोटल 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन आ जाए तब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन कैसे होता है तो इसको देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर में अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इसके लिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल 2 तरह के कंडीशन आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 के पावर n, और यहाँ पे जो n होता है ना वो कायरल सेंटर प्लस स्टीरियोजेनिक सेंटर, कायरल सेंटर प्लस स्टीरियोजेनिक सेंटर दोनों को मिला कर हम n बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल अब हम देखें तो ये क्या जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्योंकि इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, CH3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है हाइड्रोजन, और एक ये पूरा अलग सा पार्ट है CH2 CHOH वाला, ठीक है। तो ये कार्बन जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है ना। तो इसको एक मान लेंगे हम, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक मान लेंगे, और यहाँ पे एक कायरल कार्बन हमें दिख रहा है। तो टोटल हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखें तो 1 + 1, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, कितना हो जाएगा, 2। और अगर हम यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर देखें, टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला 2 के पावर n है, तो 2 के पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना। 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इसमें 4 आ जाएंगे। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमर। ये कब है, जब हम टोटल स्टीरियो आइसोमर जब कैलकुलेट कर रहे हो और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तब। ये अनसिमेट्रिकल कैसे देख के पता चल जाएगा, जब यहाँ से देखें तो ये थोड़ा सा इधर पार्ट अलग है, इधर पार्ट अलग है, अनसिमेट्रिकल जैसा है, ठीक है ना। इसमें एक और एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं।
इस एग्जांपल में जब हम देखेंगे टोटल पहले कैरल ये स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पे एक है, मतलब ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा क्योंकि इस कार्बन पे दो डिफरेंट, इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप है। ये भी एक स्टीरियो आइसोमर शो कर, सॉरी स्टीरियो कह रहे हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे हो जाएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक यहाँ पे हो जाएगा। ये एक कैरल कार्बन भी है और एक ये भी कैरल कार्बन है, ठीक है ना। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे सेम ग्रुप है, सेम हाइड्रोजन ग्रुप है ना। अगर सेम हाइड्रोजन ग्रुप आ गया इसलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं शो करेगा। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर हम निकालें तो 2 के पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स 16 स्टीरियो आइसोमर टोटल आएंगे इस फॉर्मूले में, या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। दूसरा हम देखें, ये वाला स्टीरियो आइसोमर पूछ रखा है इस मॉलिक्यूल में। अब इस मॉलिक्यूल में स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। स्टीरियो का मतलब होता है पता है? स्टीरियो जब भी पूछे हमें ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जब भी स्टीरियो पूछेगा तो हमें यही बताना है, ठीक है। तो अब जैसे ये मॉलिक्यूल फार्मूला हमें सिंपली क्या बताना है? ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर में फॉर्मूला क्या होता है? अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला यही था ना, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n/2 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल अगर देखें तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये कैरल कार्बन है, एक ये कैरल कार्बन है। मीन्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। n की वैल्यू बस यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 2/2 माइनस 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर 1 2 हो जाएगा ये वाला, और इधर कितना हो जाएगा? 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। मीन्स टोटल इसमें ऑप्टिकल आइसोमर 3 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये 1 ये वाला है ना, ये क्या बताएगा? ये हमें मीज़ो बताएगा, ठीक है ना। और ये हमें क्या बताएगा? ऑप्टिकल आइसोमर बताएगा। तो हम मीज़ो भी देख सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ हमें बताना है टोटल स्टीरियो आइसोमर, ठीक है ना। तो स्टीरियो आइसोमर हमें इन दोनों में बताना है। एग्जांपल 1 और 2 कर देते हैं, और बताना क्या है? टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो अगर इसमें हम टोटल, पहले वाले में टोटल स्टीरियो आइसोमर देखें तो हमें पहले क्या करना है? n की वैल्यू काउंट करना है, ठीक है। n की वैल्यू कितना आएगा? ये कैरल कार्बन एक होगा और ये टोटल 4 मॉलिक्यूल है, मतलब सॉरी 4 मॉलिक्यूल है, 4 बार CH OH है, तो 4 टोटल कैरल कार्बन इसमें आएंगे। तो 2 के पावर अगर 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 16। ऐसे इसमें काउंट करेंगे तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये टोटल ये 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है, और इस सब के सब जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहाँ भी n की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे हम टोटल स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ़ आइसोमर। जब हमसे कैलकुलेशन के लिए बोलेगा तो उसके लिए फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे, जैसे C4H10O या फिर C5H10, ऐसे कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे, और उस टाइम हमें टोटल आइसोमर पूछेगा ना, तो टोटल आइसोमर के केस में हम क्या करेंगे? तो टोटल आइसोमर के केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम जितने स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं उनको बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल्स ले लें, C4H10O, तो पहले हम क्या करेंगे? इसका DU कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। DU कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? DU = होता है कार्बन + 1, फिर उसके बाद से आता है माइनस हाइड्रोजन + हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं इसमें? 4 + 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 10, प्लस ये सब 0 0 है तो 0 पुट कर देंगे अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे 5 - 5 मतलब DU 0 आ गया। अब DU 0 आ गया, इसका मतलब कहीं इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है पहले हम क्या करेंगे? उस सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? एक तो 4 कार्बन का चेन है ना, तो एक तो ऐसे बन सकता है, 4 कार्बन का चेन एल्कोहल बन सकता है, ठीक है ना। अब हम 4 कार्बन के अलावा क्या करेंगे? पोजीशन चेंज कर देंगे एल्कोहल का, OH ग्रुप का, ठीक है ना। एक ये बन सकता है, एक 3 कार्बन का चेन बना लें
और हम क्या करें, एक कार्बन पे यहाँ ये लगा दें ब्रांच और एक OH बना लें। ऐसा एक और कर सकते हैं, 3 कार्बन का ऐसे एक चेन बनाते हैं, यहाँ भी C, टर्सरी अल्कोहल। टोटल मतलब हमें जितने स्ट्रक्चरल पॉसिबल है वो, ये तो अल्कोहल हो गया। ईथर भी बना सकते हैं, इसमें 4 कार्बन का है तो एक ईथर ये बन सकता है, ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पे एक ईथर, 2 कार्बन दोनों साइड कर दें, और एक ईथर हम बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। टोटल अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, इसमें स्टीरियो काउंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है। और यही अगर हम टोटल आइसोमर की बात करें, टोटल आइसोमर, तो यहाँ पे हम कैरल नंबर ढूंढें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी ढूंढना है। तो क्या यहाँ पे कोई कैरल दिख रहा है, यहाँ पे ये एक कार्बन है जो कि कैरल हमें दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ पे ये कैरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप सेम है। कोई ऐसा तो हाँ, यहाँ पे ये कैरल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ OH, एक पे हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है, ठीक है ना। तो ये कैरल है, तो इसमें 2 बनेंगे, अब बाकी किसी और में कैरल तो नहीं है। तो टोटल आइसोमर जब हम काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि इसमें 2 बनेगा, बाकी सब में एक एक बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें है इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन होगा तो उनके लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी गिवन है तो उसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल बन जा रहे हैं, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। और अगर कैरल कार्बन अगर हमें दिख रहा है तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके इन स्टीरियो वाला भी बता सकते हैं, ठीक है ना। बट सबसे पहले हमें करना क्या है, DU कैलकुलेट करना है। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो पहले हम DU कैलकुलेट करेंगे, तब उसके बाद से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसलिए कि DU कैलकुलेट करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उस मॉलिक्यूल्स में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड वाला बनाएंगे, डबल बॉन्ड नहीं है या फिर एक DU अगर आ जाए तो रिंग भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें DU1 आ जाए, ठीक है ना। कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लें, जैसे कि सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, C3H6O, ठीक है। यहाँ पे जब हम DU कैलकुलेट करेंगे, ये 6 है, यहाँ पे जब DU निकालेंगे तो DU कार्बन कितना है, 3 - 1 माइनस हाइड्रोजन 6 + 0 + 0/2, ठीक है। तो यहाँ पे DU कितना जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, करेक्ट कर लीजिए। 2 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो DU कितना आ जाएगा, 1। तो अगर DU1 आ गया, इसका मतलब या तो इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई प्रेजेंट है और एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना। पाई और रिंग, इन दोनों में से कोई, दोनों भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, हर मतलब रिंग और पाई दोनों होंगे हर मॉलिक्यूल। जैसे कि 3 कार्बन का चेन है ना, तो 3 कार्बन का चेन है, तो इसको हम जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं पहले बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक तो ये बन सकता है C, फिर C++OH, एक एल्डिहाइड बन सकता है, एक कीटोन बन सकता है, ठीक है। कीटोन के अलावा एक हम पहले ही डबल बॉन्ड लगा दें कार्बन में और फिर एक ऐसा ईथर बना दें, ठीक है ना। या फिर हम अल्कोहल अगर चाहें बनाना तो अल्कोहल भी बना सकते हैं, C, फिर इस पर OH। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि C, फिर C और इस पर एक OH लगा दें। मतलब जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं सब ड्रॉ करेंगे। या फिर एक C, फिर C, फिर एक OH, तो 3 अल्कोहल ये बन गया, ठीक है। एक रिंग भी हो सकता है, 3 कार्बन का चेन और यहाँ पे एक OH, क्योंकि 3 ही कार्बन है, ठीक है ना। या फिर एक ईथर अगर बनाए रिंग में तो ईथर ऐसे बन सकता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है, और इस ऑक्सीजन से साथ कहीं पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, ठीक है ना। या फिर एक साइक्लिक ईथर ऐसे बन सकता है। मीन्स जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है सब बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसमें। तो अगर हम काउंट करेंगे टोटल स्ट्रक्चर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर
टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने आएंगे 9, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आइसोमर टोटल है ये कौन से वाले हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ लिखें टोटल आइसोमर, तो हम यहाँ पे कायरल कार्बन भी ढूंढना चालू करेंगे। अब जब कायरल कार्बन ढूंढेंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ कायरल है, क्या जैसे में इसमें कायरल कहीं दिख रहा है, एक ये है, ये कार्बन कायरल दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे 2 बनेंगे, ठीक है। और कहीं पे कायरल दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये यहाँ पे शो करेगा स्टीरियो आइसोमर, मतलब वो सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पे 2 बनेंगे सिस ट्रांस का, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक यहाँ पे बनेगा, और कहीं पे कायरल तो दिख नहीं रहा है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मीन्स कि टोटल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 2 ये हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11। और ये वाले कौन से हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके 11 हो जाएंगे। तो जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले काम होगा डी यू कैलकुलेट करना, ठीक है ना। ये एग्जांपल लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स हैं। अब कुछ स्पेशल केस रह गए थे, उनको पढ़ लेते हैं। स्पेशल केस जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के थे उसमें क्यूमिलीन्स था, एक स्पायरेंस था और बाइफिनाइल्स था, तो उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूमिलीन से। क्यूमिलीन से का मतलब क्या होता है कि क्यूमिलीन का मतलब कि लगातार कोई चीज़ है, जैसे कि अगर क्यूमिलीन डबल बॉन्ड बोलें तो मतलब कि डबल बॉन्ड लगातार हो। क्यूमिलीन्स जनरली जो क्यूमिलीन्स अगर रिंग बोलें तो क्यूमिलीन्स का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। तो अगर इवन नंबर ऑफ रिंग, जैसे ये जो डबल बॉन्ड हो ना इवन हो, जैसे ऑड ना हो, जैसे कि ये क्या है, ये इसमें क्या है, ये ऑड है, ठीक है ना। तो हमें ऑड वाला में नहीं देखना है, क्योंकि ऑड वो ऑप्टिकल आइसोमर में शो करेगा ही नहीं। हमेशा क्या देखेंगे, सिर्फ पहला कंडीशन होना चाहिए कि इवन नंबर ऑफ क्यूमिलीन्स डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन, ये जो ग्रुप होना ये डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और इधर साइड भी जो ग्रुप हो वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखें, क्या ये दोनों ग्रुप, हम सबसे पहले ग्रुप चेक करेंगे, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट, सेम है ना। तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गया, तो ये शो नहीं करेगा। दूसरे में देखेंगे OH है Cl है, इसमें NH2 है OH है, ये दोनों साइड डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हम जब भी क्यूमिलीन्स में देखेंगे, पहला कंडीशन इवन नंबर ऑफ होना चाहिए, जो भी डबल बॉन्ड जो लगातार है इवन नंबर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो टर्मिनल कार्बन है उस पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जो दोनों ग्रुप हो डिफरेंट हो, ठीक है। अब दूसरा आता है स्पेशल में स्पायरेंस। स्पायरेंस का मतलब कि वही रिंग का मतलब, ठीक है ना। जो रिंग हो इसमें भी सेम वही कंडीशन, रिंग क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और जैसे ये वाला जो रिंग है, जैसे ऐसे अगर मैं बना दूँ, ठीक है, ये तो इसमें n कितना आ जाएगा 3, मतलब कि जो क्यूमुलेंस ऑड होगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड, तो उसमें हमें चेक करना नहीं है, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन इवन नंबर ऑफ रिंग होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये ग्रुप दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, और इधर भी दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर डिफरेंट हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे इसमें देखें तो क्या ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये दोनों सेम आ गया, अगर सेम आ गया तो ये शो नहीं करेगा। इसमें देखें ये डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, पहला कंडीशन, और सब में इवन है, इसमें रिंग पहले देख लेंगे, सब में इवन है, ठीक है ना, सब में इवन है, इवन इसमें टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है तो शो करेगा। इसमें HOH NH2 यहाँ पे सेम आ गया तो शो नहीं करेगा। तो बस हमें इतनी देखनी है, एक इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगातार हो या इवन नंबर ऑफ रिंग लगातार हो, ठीक है ना, और टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाईफिनाइल का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाईफिनाइल का केस। बाईफिनाइल का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं, ठीक है ना, पहले एग्जाम्स में। तो बाईफिनाइल का केस क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए। पहले कंडीशन होना चाहिए कि जो ग्रुप हो ना, ये और ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और जो इस साइड हो ये भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ये पहली कंडीशन है, ठीक। दूसरी कंडीशन, ये ग्रुप जो है बल्कि होने चाहिए। बल्कि ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, NO2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SO3H, और आल क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है।
कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 CH3 के हो सकता है, ठीक है। ये इतने बल्कि ग्रुप नहीं है, अगर ये होगा तो ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करेगा ही नहीं, नो ऑप्टिकल आइसोमरेज, अगर इसमें से कोई भी एक ग्रुप आ गया तो, ठीक है ना। इससे होता क्या है, बल्कि ग्रुप जो होता है ना वो क्या करता है, एक रिंग की प्लेन को चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो बल्कि ग्रुप करता क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि ग्रुप की वजह से प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब प्लेन चेंज हो जाता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले कंडीशन क्या देखना है कि जो रिंग में जो ग्रुप हों बल्कि होने चाहिए, और दोनों जो बेंजीन नहीं हो उस पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, इसमें क्लोरीन है, NO2 है, Br है, CO सब बल्कि ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे Cl है, यहाँ Br है, ठीक है ना, यहाँ NO2 और CO ये सब बल्कि ग्रुप है। तो ये और यहाँ पे सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है ना। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि प्लेन ही चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा इसमें हमें बताना है ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, यही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे में जाएंगे, दूसरे में COH है, COH, NO2 NO2। अब ये देखें यहाँ पे ये दोनों सेम ग्रुप आ गया, सेम आ गया ना, तो ये शो नहीं करेगा, मतलब कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाएगा ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये शो नहीं करेगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो प्लेन ही चेंज हो जाएगा ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेन चेंज होगा, जिसमें बल्कि ग्रुप ना हो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, ठीक है ना। जैसे कि इस वाले अगर हम ग्रुप में देखें, इसमें फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें COH NO2, यहाँ NO2 COH, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है ना वो अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अब आज हम जो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड हैं, कैलकुलेशन था उसका, जो TL कॉन्फ़िगरेशन था वो भी पढ़ लिया, इरिथ्रोथ्रियो वाला भी पढ़ लिया, उससे बस एक दो क्वेश्चन का भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पढ़ लिया, और लास्ट में जो हमने स्पेशल केसेस थे जैसे क्यूमेलिन्स, बाइफिनाइल्स और स्पायरेंस का, वो भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया आइसोमरिज्म का, वो है कॉन्फॉर्मेशनल। वो या तो एक या दो टॉपिक, मतलब 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम GOC स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कॉन्फॉर्मेशनल 1 या 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद से GOC स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया, एक बार इसको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।